आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो सब्जेक्ट पढ़ाने हम जा रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वह है खिज्र, यानी कि हम सैयद वंश आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो दिल्ली सल्तनत हम जो है पढ़ा रहे हैं इस समय। और दिल्ली सल्तनत से संबंधित ऑलरेडी जो है 9 क्लास वीडियो बन चुका है। आज का हमारा 10वां क्लास है। 10वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैयद वंश। ओके, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास जो सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अभी तक 3 वंश थे उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे पहला हमारा जो है गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश था, आज चौथा वंश है सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद जो 5वां वंश होगा वह है लोधी वंश। तो 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा 5 वंश के तहत दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था, जिसमें हमारा जो चौथा है वह है सैयद वंश। तो आज क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से सैयद वंश की स्थापना कब किया जाता है और किस सन से लेकर के किस सन तक दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के द्वारा शासन किया जाता है। ओके, तो सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में किया जाता है। और यह जो है 1451 ईस्वी तक यह इस वंश के द्वारा शासन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित जो है 4 प्रकार के शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर इस वंश के माध्यम से शासन किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा शासक किस सुल्तान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया था और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम जो 3 प्रकार के वंश हम डिस्कस किए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को यह वीडियो जो है समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पहले क्लास जितने भी क्लास वीडियो बनाए हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, तो जो है सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में किया जाता है। तो सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? खिज्र खां के द्वारा किया जाता है। सैयद वंश के पहले तुगलक वंश के द्वारा शासन किया गया था और तुगलक वंश के बाद जो वंश की स्थापना हुआ था वह है सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में किया जाता है और यह जो है 1451 तक इस वंश के माध्यम से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। अब हम देखेंगे खिज्र खां जो है किस प्रकार से अपने शासन को दिल्ली सल्तनत पर स्थापित करते हैं और कौन कौन से ऐसा वर्क करते हैं, कौन कौन से ऐसा कार्य करते हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया जाता है और खिज्र खां जो है 1421 ईस्वी तक इस वंश के माध्यम से दिल्ली सल्तनत पर शासक के रूप में कार्य करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं खिलजी वंश के खिज्र खां से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खिज्र खां जो है यह सैयद वंश का स्थापक था, यानी एग्जाम में पूछा जाए कि सैयद वंश की स्थापना कौन किया था या सैयद वंश के प्रथम संस्थापक कौन था, तो वह है खिज्र खां। यानी खिज्र खां के द्वारा यह जो है स्थापना सैयद वंश का किया था। यह कभी जो है खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना तो किया था, लेकिन यह कभी भी सुल्तान के पद पर अपने आप को सुशोभित नहीं किया था, यानी सुल्तान के पद को धारण नहीं किया था। केवल यह जो है सिपा सलाहकार इत्यादि पदों को धारण करके दिल्ली पर अपने शासन को संचालित किया था। यह जो है तैमूर के समय में, जब तैमूर जो है भारत में आक्रमण किया था, तो उस समय यह जो है तैमूर का जो है एक जो है सेवक की भांति जो है शासन किया था। यानी तैमूर का जो पुत्र था
उन्हीं की जो है देख रेख में या केवल शासन कर रहा था, या जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र या संप्रभु राज्य के रूप में अपने शासन को संचालित नहीं किया था। या जो है तैमूर था उसी के मतलब उसी के लड़के के अंडर में या अपने शासन को संचालित किया था। ओके, तो उसके लड़के का नाम था शाहरुख। ठीक है, तैमूर का जो पुत्र था वह शाहरुख था, और शाहरुख के देख रेख में खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करते हैं और सिपा सलाहकार इत्यादि पदों को धारण करके अपने शासन को संचालित करते हैं। ओके, तो यह जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, या जब तक शासन जो है दिल्ली सल्तनत पर किया था तब तक यह सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। ओके, यह रैयत आला की उपाधि धारण करके अपने शासन को संचालित किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि खिज्र खां की उपाधि क्या है, तो खिज्र खां की उपाधि है रैयत आला, या रैयत आला की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के द्वारा अपने शासन को संचालित करते हैं। यह बहुत उदार प्रकृति का था, यह बहुत उदार प्रकृति का था। यह कभी भी जो दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी वह जो है मतलब अपने शासन को कभी कठोर शासन नहीं लागू किया, हमेशा जो है जनता के हित में, और जो वहाँ पे तुर्क एवं अफगानी जनता थी और जो सरदार थे उनको प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनके मुताबिक योजनाएं जो है संचालित करता था, जिससे जो है जो तुर्क थे और जो अफगानी सरदार थे उनको हमेशा यह खुश करने का प्रयास करता था। ओके, अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम रहने दिया। इसके पहले जो तुगलक वंश द्वारा शासन दिल्ली सल्तनत पे किया गया था, उनके समय में जो सिक्के चल रहे थे, उनके नाम के जो सिक्के चल रहे थे, वही सिक्का सैयद वंश में खिज्र खां के समय में भी वही सिक्के जो है चलाने का आदेश खिज्र खां के द्वारा दिया जाता है। तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट किया और अपनी प्रजा से सहानुभूति प्राप्त की, यानी जो अपनी प्रजा थी, जो जनता थी, और जो वहाँ के तुर्क एवं अफगानी सरदार थे, उनको हमेशा जो है प्रसन्न करने के लिए उनके मुताबिक, उनके मन मुताबिक योजनाओं को लागू करता था, जिससे क्या हुआ कि यह जो है वहाँ की जनता के प्रति जो है अपनी जो है जो जिम्मेदारियां थी उसे बहुत जो है नॉर्मल ढंग से जो है निभाया, और इससे क्या हुआ कि लोग कहते हैं कि जो है सभी जनता इससे जो बहुत प्यार करती थी। तो यह जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हमेशा जनता और वहाँ के जो सरदार थे, जो मुस्लिम सरदार थे, उनको प्रसन्न करने के लिए ही योजनाओं को उनके मुताबिक लागू करता था। इसने स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया, कभी भी यह स्वतंत्र रूप से संप्रभु राज्य के रूप में अपने शासन को संचालित नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इसने स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। उस समय तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था और दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का जो है हुकूमत चलता था। तो तैमूर के जो लड़का था वह शाहरुख यहाँ दिल्ली पर जो है शासन को देखने के लिए यहाँ पे रुका था। तो शाहरुख के देख रेख में ही अपने शासन को संचालित खिज्र खां के द्वारा किया गया था। तभी कहा जाता है कि खिज्र खां कभी भी सुल्तान के पद को धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह अपने जनता और जो तुर्क एवं अफगान सरदार थे उनको खुश करना था। इसी के साथ साथ शाहरुख को भी, जो तैमूर का उत्तराधिकारी था, उनको भी संतुष्ट करने के लिए यह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा, यह सुल्तान पद को धारण नहीं किया। ओके, आगे चल करके जो है अगला जो सैयद वंश का जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक यह शासक के रूप में अपने कार्य को संचालित दिल्ली सल्तनत में करता है। ओके, इनके समय में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मुख्य बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, खाली यही पूछा जाता है कि तारीख ए मुबारक पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद को संरक्षण प्रदान किया। तो इधर किसको संरक्षण प्रदान किया था? वह है याहिया बिन अहमद को संरक्षण प्रदान किया था। और इनका एक पुस्तक है जो बहुत पूछा जाता है कि याहिया बिन अहमद का पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक पुस्तक, तारीख मुबारक। तो तारीख मुबारक में यह पूरा जो है सैयद वंश के बारे में पूरा विधिवत जो है जानकारी
तारीख मुबारक जो मुबारक में मिलता है, जिसका जो लेखक है याहिया बिन अहमद। यही जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में इनसे संबंधित पूछा जाता है, और इनसे संबंधित कोई भी हमारे एग्जाम डिस्कोर्स से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वह है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में शासक बनता है और अपने शासन को संचालित 1443 ईस्वी तक करता है। यानी 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक मोहम्मद शाह सैयद वंश के तहत अपने शासन को शासक के रूप में संचालित करता है। इनके समय भी जो है बहुत कुछ खास हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहलोल लोधी किसके समय में अपने कार्य को संचालित किया था, तो इसी के समय में यानी मोहम्मद शाह के समय में ही बहलोल लोधी का जो यश था, जो शक्ति थी, उसकी उन्नति शक्ति में वृद्धि, बहलोल लोधी की शक्ति में वृद्धि मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को बहुत मानता था, उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत सम्मान करता था। तो बहलोल लोधी का सम्मान किया, यानी कौन? मोहम्मद शाह बहलोल लोधी का सम्मान किया और उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। तो खाने खाना की उपाधि मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को दिया, और आगे चल करके यही बहलोल लोधी मोहम्मद शाह का जो अगला शासक होता है वह होता है अलाउद्दीन आलम शाह, और अलाउद्दीन आलम शाह को परास्त करके या बहलोल लोधी वंश की स्थापना करता है। तो लोधी वंश का जो स्थापना का जो इसका जो स्रोत है वह जो है यहीं से प्रारंभ हो जाता है मोहम्मद शाह के समय में। जब मोहम्मद शाह सैयद वंश के तहत अपने शासन को संचालित करता है, तो उसी समय या जब शासक होता है तो उसी समय बहलोल लोधी इनके संरक्षण में कार्य करना प्रारंभ करता है, और मोहम्मद शाह के द्वारा इनके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति बरती गई, यानी बहुत सम्मान करता था बहलोल लोधी को, और खाने खाना की उपाधि से भी इसको सम्मानित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि किस शासक के द्वारा दिया गया था, तो वह है मोहम्मद शाह। अगला हमारा जो शासक है वह है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह वह मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी होता है और अगला शासक बनता है। तो अलाउद्दीन आलम शाह या 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक अपने शासन को दिल्ली सल्तनत पर संचालित करता है, और यह अंतिम सैयद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश का प्रथम शासक का क्या नाम है, तो खिज्र खां, और ये पूछा जाए कि सैयद वंश का अंतिम जो है शासक कौन है, तो वह है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिसका कार्यकाल है 1443 से लेकर के और 1451 तक। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोधी के द्वारा इसे गद्दी से हटा करके लोधी वंश की स्थापना किया। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से हटा करके यह स्वयं जो है लोधी वंश की स्थापना करता है, और लोधी वंश का जो कार्यकाल होता है वह 1451 ईस्वी में प्रारंभ होकर के 1526 ईस्वी तक चलता है, और आगे जो है बाबर के द्वारा लोधी वंश का जो है सर्वनाश यानी इसको नष्ट कर दिया जाता है, और आगे जो है मुगल काल की स्थापना होता है, मुगल वंश का स्थापना होता है। तो अब जो है हमारा अंतिम जो वंश बचा है, यानी दिल्ली सल्तनत के द्वारा जितने भी वंश के द्वारा शासन किया गया था दिल्ली सल्तनत पे, उसमें हमारा पांचवा जो वंश है उसका नाम है लोधी वंश। तो लोधी वंश जो है अंतिम वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। लोधी वंश के बाद फिर मुगल काल की स्थापना होता है, और बाबर जो है मुगल का संस्थापक माना जाता है। ओके, तो अब हम अगले क्लास में अगले क्लास में हम यही आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जो है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, और कौन कौन से शासक लोधी वंश के द्वारा अपने शासन को संचालित करते हैं, कौन कौन से सुल्तान लोधी वंश के द्वारा अपने शासन को संचालित करते हैं। तो आज का जो हमारा सैयद वंश था, सैयद वंश बहुत छोटे समय तक अपना कार्य जो है दिल्ली सल्तनत के माध्यम से किया था। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा वंश जिसके द्वारा शासन किया गया था वह है सैयद वंश। सैयद वंश के द्वारा 1414
यानी 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक अपने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। यानी सैयद वंश के द्वारा कब से कब तक शासन दिल्ली सल्तनत पर किया गया था? 1414 से लेकर 1451 तक। ओके, 1451 में लोधी वंश की स्थापना होता है और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश के द्वारा शासन किया जाता है। फिर आगे जो है बाबर के माध्यम से मुगल काल की स्थापना किया जाता है। ओके, तो अगले क्लास में हम लोधी वंश से संबंधित अगला हमारा क्लास होगा। अगले क्लास में हम आप लोगों को लोधी वंश पढ़ाएंगे। ओके, तो आज क्लास में हमारा सैयद वंश कंप्लीट हो गया, यानी सैयद वंश एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया पूरा। ओके, सैयद वंश से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। सैयद वंश से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सभी हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इसको आप लोग क्लास वीडियो को देखिए और एक नोट्स बनाइए और इसको याद करिए। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।